आपने मतलब यूएसडीटी दे दिया मेरे को $12,000, मैंने Yes. आपको पेमेंट किया कैश में, Transfer कर सीडीएम कर दिया, लाइक सीडीएम ज्यादा लेता है लोग, तो सीडीएम कर दिया या फिर मैंने आपको मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, बट सेफ वाला पैसा मैंने ट्रांसफर किया ना, आप कैसा टैक्स फाइल करेगा उसमें? तो जून मंथ में मैंने टोटल पे आउट निकाला $50,000 का। वो लीगल नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. जी बहुत 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 नमस्कार आपको हमारे चैनल पर। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप एक ट्रेडर भी है, आपने सीए का भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक सीए भी आप है, तो आप बीइंग अ ट्रेडर, लाइक ट्रेडिंग वैसे ही लाइक हमारे इंडिया पर लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफर्म ट्रेडिंग हो गया, काफ़ी ग्रे एरिया पे है, दो आप एक सीए है, तो लाइक ये दोनों चीज़ को मिला करके लाइक आप काफ़ी अच्छा से जानता होगा किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए इन अ कम्प्लीटली सेफ वे फॉर द विद द प्रॉफर्म्स एंड विद द फॉरेक्स एंड ऑल। तो उसी के रिलेटेड मैं आज कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा लाइक हाउ डिड यू गॉट स्टार्टेड इनटू ट्रेडिंग बीइंग अ सीए, लाइक ऐसा तो लाइक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ट्रेडिंग, तो किस तरह से आपने शुरुआत किया? शुरुआत सर मेरा बहुत लोगों के जैसे जो बहुत सारे न्यू इंटरेस्ट हुए थे कोविड में, मैं भी उनमें से एक था। और मैं उस वक्त पर्टिकुलरली एक जगह पर कंपनी में काम कर रहा था, एंड वहां पर कई लोगों ने सारे लोगों के बीच में बातें चल रही थी, अरे ये शेयर इतना गिर गया, वो शेयर उतना गिर गया। एंड मैं भले था उस टाइम पे क्वालिफाइड सीए था, बट मुझे शेयर मार्केट में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जीरो इंटरेस्ट, जीरो नॉलेज। मतलब हाँ, उसके जो टर्म्स थे उनके बारे में सब नॉलेज है जो कि मेरे स्टडीज में थे, बट इन डेप्थ कभी अंदर में जाने की कोशिश नहीं किया, कौन सा शेयर क्या चल रहा है कैसा, बिल्कुल जीरो नॉलेज। बट बहुत सारे शेयर गिर रहे थे, तो बहुत लोग मेरे टीम में कंपनी मतलब ये शेयर ले लिया, वो शेयर ले लिया, अरे ये तो वापस चढ़ेगा, वैसा सब चल रहा था। तो मतलब मैं क्यों पीछे रहूं। और जस्ट उसी टाइम पे मेरा सीए क्लियर होके मेरा पेमेंट चालू हुआ था, सैलरी चालू हुआ था। सो मैंने कहा कि चलो मैं भी डीमैट अकाउंट ओपन कर देता हूँ। तो सबसे फास्ट डीमैट अकाउंट मैंने देखा ज़ीरोधा में ओपन हो रहा था, एक ही दिन में ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन हो गया। और नेक्स्ट डे मैंने बोला कौन सा शेयर सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, मैंने मस्त बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ येस बैंक मुझे दिखा, ले लिया। मैं बोला यार बहुत सस्ता मिला और उसके बाद वो तो और गिरता गया। वो बस मेरे डीमैट अकाउंट में 1 आध साल तक पड़ा रहा, उसके बाद और नुकसान में मैंने बेच के वहां से पैसे निकाले। बट वो जस्ट वो वन इन्वेस्टमेंट था येस बैंक में। उसके बाद शायद 1 आध साल तक, 1 या 1.5 साल तक मैंने कोई ट्रेडिंग किया ही नहीं। मतलब ये ट्रेडिंग भी नहीं था, ये तो बस मैंने पैसे डाल दिए थे, हाँ ये वापस चढ़ेगा। तब बाकी सारे शेयर चढ़े पर येस बैंक चढ़ा नहीं। बाद में पता चला वहां पर तो स्कैम हुआ था। मतलब सॉरी स्कैम नहीं, येस बैंक का कुछ जो इशू था उसकी वजह से उसके शेयर प्राइस पूरे गिर गए थे एंड एवरीथिंग। तो मैं बोला अच्छा हाँ ये भी रहता है करके, ऐसा शुरुआत हुआ। बाद में सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आई। येस बैंक से शुरू हुआ था, बट वो ट्रेडिंग नहीं था, वो सॉर्ट ऑफ जस्ट पैसे डालने थे, कुछ तो स्टार्ट करना था, इसलिए स्टार्ट किया। बस स्टार्ट करना था, मतलब किसको करूं, तो सबसे सस्ता येस बैंक दिख रहा था, डाल दिया मैंने ऐसा विदाउट एनी रिसर्च। ओके, तो लाइक आप ये प्रॉफर्म का दुनिया में कैसे घुसा? फिर आप करेंटली आप प्रॉफर्म ट्रेडिंग भी कर रहा है, लाइक हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट प्रॉफर्म एंड ऑल? लाइक जी मैं करंटली प्रॉफर्म ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ फिलहाल। मैं इंडियन मार्केट से मतलब मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। इन समवेयर अराउंड मिड 2022 के बाद मेरा शेयर मार्केट की तरफ, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ इंटरेस्ट आया। एंड स्टार्ट ही मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस के बारे में जो कंसेप्ट रहता है, कॉल पुट, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्चुअली बहुत क्लियर थे। मतलब अगर मुझे शायद जनरल किसी इंसान, एकदम नए इंसान को अगर पता करना है तो शायद उसको 2-4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन जाए। मुझे मैक्सिमम अगर सारी चीज एक बार वापस समझना है तो मुझे 1 आध घंटे का ही काम था, क्योंकि कंसेप्चुअली समझने के लिए, नॉट प्रैक्टिकली कि कैसे काम करना वो बात नहीं, बट हाँ कंसेप्चुअली मुझे सारी चीज ऑलरेडी पता थी। तो मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट ही ऑप्शन के इसमें गया। एंड समवेयर अराउंड 2022 में ही, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, बट जुलाई के बाद शायद सितंबर अक्टूबर में मैंने ऑप्शन बाइंग से शुरुआत की, एकदम जीरो नॉलेज के साथ। बस हाँ कि कॉल पुट पता है क्या होता है, एंड हाँ ये, एंड वो भी इंडेक्स के ऑप्शंस में डायरेक्टली, नो शेयर्स वेस नहीं, डायरेक्ट इंडेक्स के ऑप्शन से बाइंग चालू की। 20-21 हाँ, उसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो मेरा वही येस बैंक के शेयर्स थे जो मैंने पहले खरीदे हुए थे, वो सेल किए और वही मैंने यहाँ पर यूटिलाइज किए पैसे। 20-25 हजार जो भी थे बचे थे, उसका वैल्यू जो बचा था 20-25 हजार, तो वही चीज से ऑप्शन बाइंग किया। 6-7 हजार, कुछ 6-7 हजार है समथिंग, कुछ पैसे उड़ा दिए। फिर समझ में आया नहीं, ऑप्शन बाइंग मतलब समझ गया जल्दी कि एक या 2 महीने के अंदर कि ऑप्शन बाइंग मेरे बस का नहीं है।
तभी भी ऑप्शन बाइंग से हाथ नहीं उठाया मैंने, मतलब उसके बाद एक पर्सन का कोर्स किया, उसके उसके हिसाब से वो कोर्स अच्छा था, पर मेरे मजाक में बैठा नहीं, मेरे दिमाग में नहीं बैठा। एंड उसके कोर्स करने के बाद भी मैंने ऑप्शन बाइंग और एक दो महीने कंटिन्यू किया, वापस लॉस ही किया थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद समझ गया ऑप्शन बाइंग मेरे लिए नहीं है, ऑप्शन सेलिंग है। फिर ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड हाँ, पर ये समझ गया था अभी कि कौन से पर्सन का कोर्स ढूंढना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए प्रॉपर कोर्स सेलर ढूंढने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 2-4 महीने लगाए, एंड कुछ महीने लगाए, और उसके बाद मेरे को एक पर्सन मिला, एंड उसका मैंने जब कोर्स किया एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। सो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, टुवर्ड्स ऑप्शन ट्रेडिंग, दैट टू ऑप्शन सेलिंग, इंडियन ऑप्शन सेलिंग बहुत बढ़ गया। बट आउटसाइड दिस ट्रेडिंग, आउटसाइड सीए फील्ड, मेरे कुछ प्रीवियस बिजनेस लॉसेस थे ये ट्रेडिंग शुरू होने के पहले या उसी टाइम पे स्टार्टिंग में, जो कि बहुत लैक्स में थे, ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज थे। मेरे मतलब मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बस फ्रेंड के बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, फ्रेंड पे ट्रस्ट करके, फ्रेंड ने उड़ा दिए पैसे, हाथ खड़े कर दिए, नुकसान मेरा, ऐसा हो गया। सो हाँ, तो एट द एंड वो बैकग्राउंड में हमेशा चल रहा था, और जस्ट मेरा सीए क्लियर हुआ था उसी टाइम पे, मतलब मेरा नया अर्निंग चालू हुआ था, सीए प्रैक्टिस चालू हुआ था 2022 में। तो सारी चीजें पता होने के बाद भी, सारी चीजें सही हाथ में होने के बाद भी, साइकोलॉजिकली ये बैकग्राउंड में जो मेरा लॉस है वो हमेशा रिकवर करने के इसमें रहता था माइंड। सो वो नहीं कर पा रहा था मैं साइकोलॉजिकली, जैसा एक स्टेट चाहिए माइंड का वो नहीं था। सो जैसे तैसे मैं ट्राई करता रहा 2022 से 2023 आया, मतलब मैं बड़े लॉस मैंने नहीं किए कभी, एकदम छोटे लॉसेस, एंड और इन्वेस्टमेंट भी छोटा, क्योंकि इतना पता था ज्यादा पैसा डालो या कम पैसा डालो, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, अगर आप लॉस मेकिंग हो, तो आप 1,000 भी डुबाओगे और लाख भी डुबाओगे और 10 लाख भी डुबाओगे। सो ऐसा करते करते 2023 आया, एंड 2023 में मेरा एक मेडिकल कंडीशन था, जहाँ पर ब्रेन ट्यूमर मुझे डिटेक्ट हुआ था, एंड वो तुरंत डिटेक्ट होते ही उसका ऑपरेशन एंड एवरीथिंग करने के बाद मैं 1-2 महीना मैंने गैप लिया, एंड उसके बाद वापस पर वो होने के बाद भी सीए फील्ड का काम नहीं कर रहा था, सीए प्रैक्टिस का, बट दिमाग यहाँ पर बरोबर लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जा चुका था। एंड उसी टाइम पे मेरा सीए फील्ड से रिलेटेड, जो प्रैक्टिस से रिलेटेड थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा डाउन साइड आया, और इंटरेस्ट मेरा हल्का सा बढ़ा। एंड जब यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने एक डिसीजन ले लिया कि यस, मैं सीए फील्ड को थोड़ा सा लिमिटेड रखूंगा, सीए फील्ड को लिमिटेड रखूंगा, एंड यहाँ पर ये प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू करूंगा, एंड इसको कंटिन्यू करूंगा। एंड ये 2023 से फिर 24 आया, फिर मैंने अपने प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लिए जहाँ पर उसको लिमिटेड करना था। देन 2000 ये बट ऑप्शन सेलिंग वैसे का वैसे ही चल रहा है, बीच बीच में ट्रायल एंड जो मेरी मिस्टेक्स है उसको, एंड एवरी टाइम द मिस्टेक वाज ओनली वन थिंग, मैं साइकोलॉजिकली मैं अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, मुझे पता है करना है, पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉट एबल टू आइदर मेक प्रॉफिट, और एक महीना प्रॉफिट करता था, सेकंड महीना थोड़ा सा मैंने लॉट साइज बढ़ा दिया, तो वापस लॉस, तो पिछले महीने का प्रॉफिट भी गया और भी एक्स्ट्रा पैसे डूबा दिए। ऐसे करते करके 2025 आया, एंड ये पूरे पीरियड में आपका मेन जो क्वेश्चन था प्रॉप ट्रेडिंग में कैसा आया, सो ये पूरे पीरियड में कई लोगों ने मुझे, इंक्लूडिंग माय वाइफ, टोल्ड मी अगर आप ये कर रहे हैं, आप ये जो फॉरेक्स से रिलेटेड, उसको इतना ज्यादा इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, पर उसने कहा कि ये फॉरेक्स सुनते अब वो क्यों करते हैं, वो लीगल नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए मेरे को उन चीजों में गिरना नहीं है। फिलहाल मैं ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, तो मुझे और इन लीगलिटी के चक्कर में गिरना नहीं है। बट जो मेरा मेंटर था उसने 2025 के अराउंड, मार्च अप्रैल के अराउंड फॉरेक्स से रिलेटेड कोर्स लॉन्च किया, विद एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम रूल्स, एंड इसके हिसाब से सेम रूल्स के हिसाब से हमें मतलब स्ट्रैटेजी सेम, एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉरेक्स में कैसे अप्लाई करते उसने ये किया, लॉन्च किया। तो मुझे मेरे मेंटर पे इतना भरोसा था कि अगर वो कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है तो 100% उसने लीगलिटी पॉइंट को ध्यान में रख के किया होगा, क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं करता, ये मुझे 100% श्योर है। तो इसलिए मैंने एक बार ट्राई करने का ढूंढने का ट्राई किया कि कैसे क्या करना है करके। तो वो जो तरीके से ट्रेड कर रहे थे और गाइड कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, दैट इज थ्रू लाइक एक्सनेस के थ्रू, या फिर एक्सएम ऐसा जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू, ये जो यूएसडीटी बाइनेंस में ट्रांसफर को, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड ये सारी चीजें बता रहे थे। बट मुझे वो जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ग्रे एरिया लग रहा था,
मे बी ये है मे बी नहीं है, बट मुझे ग्रे एरिया लग रहा था, तो मेरा फिर मन नहीं मान रहा था एवरीथिंग पता होने के बाद भी उसमें जाने का। बट बाद में ये जो प्रोफॉर्म वाला चीज दिमाग में आया, अभी यहाँ पर लीगलिटी एंड एवरीथिंग, जो टैक्सेशन पॉइंट एवरीथिंग सब कुछ आएगा, तो यहाँ पर फिर मेरा रिसर्च चालू हुआ प्रोफॉर्म से रिलेटेड। तो प्रोफॉर्म से रिलेटेड एक तो पहली चीज है कि इंडियंस को अलाउड नहीं है, दिस इज माई नॉलेज, मे बी आई एम इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि वॉट एवर माई अंडरस्टैंडिंग वॉज कि इंडियंस इंडियन मार्केट से छोड़कर बाहर के मार्केट में, फॉर एग्जांपल दैट इज यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो वहां पर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग या वैसा कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट कर सकते दैट टू ऑथोराइज ब्रोकर विच आर इन इंडिया, जो कि इंडिया के ऑथोराइज ब्रोकर्स है उनके थ्रू। सो मैंने कहा मुझे तो बट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे करना है ट्रेडिंग, दैट टू इन यूएस फ्यूचर। ओके, तो उसके लिए तो मैंने बोला ये जो एक्सनेस है, एक्सएन प्लेटफॉर्म है, इवन दो ये डिपॉजिट विड्रॉल वाला पार्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट मैं फिर भी ग्रे एरिया में ही हूँ, तो मुझे नहीं रहना है उसमें। तो ये जो प्रोफॉर्म वाला चीज आया यहाँ पर, तो प्रोफॉर्म में क्या होता है कि हम इंडिया का पैसा कहीं पर ट्रेडिंग में यूज ही नहीं कर रहे, हम उनका एक चैलेंज अकाउंट पास कर रहे हैं और उनके एक सिमुलेटेड अकाउंट को हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली हम तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ना हमारा पैसा लगा हुआ है, सिमुलेटेड अकाउंट को ट्रेड कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्टॉप यू आउट हियर, लाइक आस्क यू वन क्वेश्चन। देखिए, लाइक प्रोफॉर्म का अकाउंट खरीदने के लिए तो हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है जी। ना, वो पेमेंट करना लाइक डज इट कम अंडर लाइक ग्रे एरिया, या फिर लाइक पेमेंट करे तो करे, लाइक व्हाट विल बी द सेफेस्ट मेथड टू डू दैट? Whatever is the payment method you just paid, because ये आप एक टेस्ट फी पे कर रहे हो, एक टेस्ट के लिए पे, मतलब एक उनका एक सर्विस लेने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। उनकी सर्विस वो क्या दे रहे हैं, वो अपना अकाउंट रन करने के लिए आपको पैसा देने वाले, सॉरी अकाउंट रन करने के लिए कुछ देने वाले, उसके लिए आप एक टेस्ट का फी पे कर रहे हो। आप कुछ बाहर से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, सेम है। वन मोर थिंग, मैं नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट की है। आपने नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया ना? हाँ, नॉर्मल। ओके, कहीं सारा का ऐसा भी है, पेमेंट किया 5 वर्ष तरफ में पेमेंट किया था, बैंक वालों की तरफ से डायरेक्टली मैसेज आया एंड लाइक कार्ड को ब्लॉक करके रख दिया। तो सर आपका आवाज कम हो गया, कैन यू हियर मी नाउ? यस, आप बैंक वालों की तरफ से क्या मैसेज आया? बैंक वालों ने लाइक कार्ड को ब्लॉक करके रख दिया। कार्ड से पेमेंट किया कोई 5 वर्ष या फिर ऐसा प्रोफॉर्म में पेमेंट किया, एंड बैंक वाला ने ब्लॉक कर दिया कार्ड को। बोलता है कि लाइक आप कोई मतलब एकदम अननोन वेबसाइट में, इंटरनेशनल वेबसाइट में आप पेमेंट कर रहा है कार्ड से, तो ये चीज़ जो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा टाइप का। तो ऐसा आया 1-2 केस, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाइक इसको कंसिडर करके लाइक हम लोगों को लाइक ऐसा लगा, नॉट ऐसा लगा नहीं, ऐसा है फ्रॉम आवर पॉइंट एंड लाइक फ्रॉम आवर क्लाइंट्स पॉइंट एंड ऑल, एंड सबसे बेस्ट मेथड लाइक इट्स crypto only, like while making the payment. That's what I feel. Like I have came to know like over the like 4 to 5 years along this Profam को journey पे. So like you make the payment via credit card. तो हाँ, maximum का नहीं होता है, like कुछ problem नहीं होता है, like किसी का बीच में problem आ जाता है। तो that is the thing that I wanted to do. तो आप credit card से ही करते हैं? जी। आपका कौन सा सर बैंक का इशू आया था, ये कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड था? कुछ आइडिया? आई एम नॉट क्वाइट श्योर लाइक कौन सा बैंक का था, क्योंकि हम लोग का कंप्लेंट्स आते रहते हैं, लाइक क्योंकि वी हैव लाइक ओवर थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स, एंड वो लोग आकर के मतलब कुछ ना कुछ कंप्लेंट छोड़ के जाता है, ये इसमें ये प्रॉब्लम है। मेरे पर्सनल केस में मैंने जो बैंक सिलेक्ट किया जहाँ से पेमेंट करना है, दैट इज HDFC का क्रेडिट कार्ड, एंड वहां से सारे ये जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है एवरीथिंग सब प्रॉपर जाते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं आया। हाँ, मेरा जो सिलेक्शन ऑफ प्रोफॉर्म था वो वाज डिपेंडेड अपॉन सर्च ऑन AI, मतलब चैट GPT हो गया, मेन जो ट्विटर का ग्रुप एक AI है, वहां पर हम कुछ, तो वहां पर मेरा जो प्राइमरी क्राइटेरिया था टू सिलेक्ट अ प्रोफॉर्म वाज कि ऐसा कोई प्रोफॉर्म जिसके पहले बात तो जो ट्रस्टेबल है, एवरीथिंग जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसने कभी अपना किसी ऐसा कहीं पर भी सोशल मीडिया में या कहीं पर भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसने अपना पे आउट अनरीजनेबल रीजन की वजह से डिनाई किया हो, ऐसा कोई प्रोफॉर्म के लिस्ट बताओ। ऐसा कई सारे मतलब कंडीशंस डाले थे, तो उसमें 4-5 प्रोफॉर्म के नाम थे। ट्विटर में ऐसा AI भी है जी, ग्रोक करके। आप विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स, अगर आप पेमेंट करके नहीं, अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स यू कैन आस्क 10 क्वेश्चंस।
ओके 10 क्वेश्चंस आप एंटर कर सकते हो, मतलब आप एक ही बार एंटर करते हो, अगर 5-6 क्वेश्चन करो तो सबके क्वेश्चन के आंसर देगा, दैट विल बी काउंटेड एज वन अटेम्प्ट। ऐसा आप 10 टाइम्स क्वेश्चंस कर सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स। तो उस पर मेरा बेस था पूरा, ये जो मेरा सर्च था, तो वहां पर 5 प्लेटफॉर्म के नाम आए थे, तो उसमें मैंने ये जो एपेक्स करके है एक प्लेटफॉर्म वो सिलेक्ट किया, एंड उसका फिर वहां पर उसने तो बताया, फिर मैंने भी अपना R&D किया एपेक्स के बारे में, बाकी सारे जो भी 4-5 फर्म थे तो उन सब के बारे में सर्च किया। तो बाद में जाके मुझे एपेक्स ज्यादा बेटर लगा, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके जो रूल्स है कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देते फ्रॉम अ जनरल पर्सन पर्सपेक्टिव, बट जो मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग है एंड मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, उस अगर मैं प्रॉपरली अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ तो वो जो उनके जो कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस है सारे, वो कभी वो ब्रीच हो ही नहीं सकते, ऐसा चीज है। तो मेरे लिए इस सॉर्ट ऑफ हाँ, मेरे ऊपर मतलब मेरा कोई टीचर बैठा हुआ है कि आप रूल्स मत तोड़ो, ऐसा ही है, मतलब सिंपली। तो मेरे लिए ऐसा कि एपेक्स स्ट्रिक्ट है, उसके रूल्स कॉम्प्लिकेटेड है, वो मुझे इफेक्ट नहीं करता है अगर मैं मेरे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ तो हाँ। और जनरली आप बाकी भी प्लेटफॉर्म्स के, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म के अगर रूल्स देखो तो वो एक तरीके से, अगर उनके रूल्स इसी तरीके से डिजाइंड है कि यू पर्सन मस्ट बी ट्रेडिंग प्रॉपरली, मतलब एक थोड़ा सा एक सेंस के साथ इंसान ट्रेडिंग करना चाहिए, नॉनसेंस में भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इस तरीके से उनके रूल्स होते हैं। आप कैसे भी कुछ भी बाय कर दो, कुछ भी सेल कर दो, आप हेजिंग पोजीशन ले लो एक दूसरे के, मतलब प्रॉपर ट्रेडर को वो लोग फंड करना चाहते हैं, यही उनका ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है। तो आप अगर ट्रेड प्रॉपरली कर रहे हो तो उनके रूल्स से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा। तो दिस वाज द वे आई सिलेक्टेड एपेक्स। ओके, लाइक कितना मतलब आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं अभी करंटली? मैं बताता हूँ। तो मेरा जो शुरुआत था अप्रैल 25 में मैंने मेरा उनका जो मेरे मेंटर है उनका नाम बता सकता हूँ मैं? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, वो उनका यूट्यूब चैनल भी है, बिंग ट्रेडर करके, BEING TRADER। 2 चैनल है, एक इंडियन इसके लिए और एक फॉरेक्स के लिए उन्होंने अभी नया चैनल ये किया चालू, वो बिंग ट्रेडर फॉरेक्स करके एक है। सो वहां पर वो रोज ट्रेडिंग करके अपने वीडियोस डालते हैं एवरी डे, सेम जो उन्होंने रूल्स बताया, जिस वे से वो हमें बताया हुआ है कैसे ट्रेड करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे से वो भी ट्रेड करते हैं। जो मैं ट्रेड लेता हूँ एग्जैक्टली सेम वही ट्रेड लेता है, और उनके कई सारे हजारों जो स्टूडेंट्स हैं सारे एग्जैक्टली सेम ट्रेड लेते हैं। तो वो कोई इशू, इसलिए मेरे को उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। सो उन्होंने कुछ अप्रैल के आसपास फॉरेक्स का कोर्स लॉन्च किया था, फिर मैंने अपना मार्च अप्रैल में फिर मैंने अपना R&D करके जो फाइनल किया एपेक्स में जाना है, तो मैंने एपेक्स का जो एपेक्स में आप 20 अकाउंट्स एट अ टाइम बाय कर सकते हो। ओके हाँ, मैक्सिमम। सो मैंने 5 अकाउंट्स बाय किए, 5 अकाउंट्स बाय किए। उसका 1 स्टेप फंडेड अकाउंट है, मतलब फर्स्ट इवैल्यूएशन स्टेज है, उसमें आपको 3000 मैंने मतलब 50,000 वाला बैलेंस चूज किया, मिनिमम 25,000 है, सेकंड 50, फिर 100, 150, 200, 250, 300 तक है। सो मैंने 50K वाला बाय किया, एंड उसके अंदर उनका जो ड्रॉ डाउन रहता है $2,500 एंड जो टारगेट रहता है $3,000। सो वैसे मैंने 50,000 वाले 5 अकाउंट्स बाय किए, और वो ट्रेडोवेट करके एक ये है ब्रोकर या पता नहीं क्या प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं आप उसको, तो उसके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। तो वहां पर कॉपी ट्रेडिंग भी, ट्रेडोवेट का खुद का अंदर ही एक सिस्टम है कॉपी ट्रेडिंग का, तो वहां से 5 अकाउंट में कॉपी ट्रेड होता है, मैं एक अकाउंट में ट्रेड लेता हूँ, 5 अकाउंट में साथ में ट्रेड होता है। सो वैसा करके मैंने 5 अकाउंट बाय किए, एंड बाय नॉट फॉलोइंग रूल्स, बाय लक, मतलब लक भी बोल सकते हैं, लक के साथ नहीं, लक रूल्स वो फॉलो किए, बट थोड़ा सा मैं एग्रेसिव गया, एंड मैंने 3 से 4 दिन के अंदर ही 5 अकाउंट का $3,000 हिट कर दिया। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव गया, रिस्क था, अकाउंट उड़ भी सकते थे, एग्रेसिव गया एंड क्लियर किया। तो मुझे उनके जो फंडेड अकाउंट है, जिनको वो लोग परफॉर्मेंस अकाउंट बोलते हैं, वो मिले। उनका जो भी पेमेंट था वो मैंने किया पर अकाउंट। इवैल्यूएशन स्टेज पे जो पर अकाउंट का पेमेंट था वो $33 था, एंड जो परफॉर्मेंस अकाउंट मिलने के बाद, वो परफॉर्मेंस अकाउंट मतलब फंडेड अकाउंट, उसको एक्टिव कर, वन टाइम एक्टिवेशन फी अगर आपको पे करना है वो भी ऑप्शन है, एंड आप मंथली भी पे कर सकते हो। तो मैंने वन टाइम वाला किया, दोनों में मुश्किल से $20-25 का ही फर्क है। तो मैंने जो वन टाइम वाला था कुछ $130 पर अकाउंट, तो वो मैंने पे किया पर अकाउंट, एंड मेरे 5 इवैल्यूएशन जो थे वो परफॉर्मेंस अकाउंट में कन्वर्ट हुए, फिर वो वापस 0 से चालू होते 50,000 से। फिर वो मैंने धीरे धीरे बिल्ड करते हुए समवेयर अराउंड जून के फर्स्ट वीक में, मतलब मई के एंड में मुझे फर्स्ट अप्रूवल मिला पेमेंट का। बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर एक बार समझ जाओ तो कुछ भी नहीं है। तो मई के एंड में मैंने मतलब उनका फर्स्ट मैंने पांचों अकाउंट पर पे आउट रिक्वेस्ट किया एंड मुझे मिल भी गया। दैट वाज $10,000, 50,000 इंटू 5 पर अकाउंट $2,000 मैंने रिक्वेस्ट किया। हाँ, ये 50,000 में कंडीशन है, आप स्टार्टिंग के 5 पे आउट्स तक मैक्सिमम वन टाइम में $2,000 ही रिक्वेस्ट कर सकते हो एक टाइम पर, एंड मिनिमम $500। सो मैंने अपना प्रॉफिट उतना बिल्ड किया कि $2,000 में रिक्वेस्ट कर सकूं, $2,000 इंटू 5 10,000। ये जब मैंने किया तब इसी के साथ में मैंने और 15 टोटल अकाउंट्स का साइज 15 20 अकाउंट्स में ले सकता हूँ, तो मैंने 15 और 15 अकाउंट भी ले चुका था जब ये मेरे परफॉर्मेंस अकाउंट चल रहे थे 5। इसी दौरान मैंने और 15 परफॉर्मेंस अकाउंट ले लिए थे, तो वो भी मेरे पीए हो चुके थे। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ 5 पीए अकाउंट थे उस पे मैंने सेकंड और एक बार मेरा जून महीने में ही मुझे और एक पे आउट मिल गया 2,000 इंटू 5, दैट इज 10,000, मतलब टोटल 20,000 हो गए वो इस फर्स्ट सेट ऑफ 5 पीए अकाउंट पर। एंड जो सेकंड सेट ऑफ 15 पीए अकाउंट्स थे उस पर मैंने एक बार ये विड्रॉ किया 2,000 इंटू 15, दैट इज 30,000। तो कुल मिला के 50,000 हो गए मेरे जून मंथ में। अच्छा। एंड हाँ, $50,000 एक भी अकाउंट मैंने उड़ाया नहीं इसमें। एंड देन हाँ, ये जो फर्स्ट सेट ऑफ 5 पीए अकाउंट थे उसके बाद मैंने 5 इवैल्यूएशन और लिए थे, वो मेरे गलती से एकदम पूरा क्लियर होने को आए थे। इवैल्यूएशन स्टेज टेस्ट वाला अकाउंट वो क्लियर होने को आए, $1-2 बचे रहेंगे, मैंने कुछ गलती किया, मैंने थोड़ा सा मेरा गलती हो गया और वो सीधा उड़ गया। फिर मेरे को समझ में आया हाँ ये भी तो रूल था, ध्यान देना था करके, ठीक है। तो वो जब 5 इवैल्यूएशन उड़ गए थे तो मैंने 15 इवैल्यूएशन और लिए थे, फिर ऐसा करके मेरे टोटल 20 अकाउंट्स हो गए थे। तो फिर मेरे 20 पीए अकाउंट साइमल्टेनियसली रन कर रहे थे जून मंथ में पूरे। तो जून मंथ में मैंने टोटल पे आउट निकाला $50,000 का, एंड इट वाज ऑल क्रेडिटेड इन माय HDFC बैंक डायरेक्टली फ्रॉम बाय द एपेक्स। ओके, एंड स्टॉप हियर। आपने इतना बड़ा अमाउंट लाइक ऑलमोस्ट $50,000 यानी कि ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 40 to 50 हाँ, मोर देन 40 to 50 lakhs आए ना। एक महीना में आपने लिया अपने बैंक अकाउंट पर, स्ट्रेट अवे आपका बैंक में हिट किया। हाँ जी। तो लाइक आपका क्या ये इंटरनेशनल पेमेंट का कोई मतलब झंझट ऐसा कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया, एंड आगे भी ना आए उसके लिए भी मैंने प्रिकॉशंस लिए। एज ऑफ नाउ कहीं से मुझे नहीं आया, पर आगे आ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस आपने लिए हैं? बताता हूँ। जब मेरा पीए अकाउंट मुझे मिल गया था, फर्स्ट सेट ऑफ पीए अकाउंट, तो अभी मुझे ये चीज का ध्यान देना था, इंडिया में अब अगर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं तो मुझे जो 2 प्राइमरी एक्ट्स का ध्यान रखना है, दैट इज GST एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज ये जो एपेक्स जो कंपनी है, प्रॉफॉर्म है, इनके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट में हमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर डिफाइन किया हुआ है, हमारा रोल एज अ कॉन्ट्रैक्टर, जो कि हम उनके अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं, और उनके अकाउंट्स में अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसका वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर फी हमें पे कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं उस एग्रीमेंट के हिसाब से। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल कंसीडरिंग टाइप ऑफ इनकम एंड टाइप ऑफ टैक्सेशन अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ओके, वो मैं आगे बताता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग, एंड मुझे पता है वो मोर और लेस 100% वो सही है। सो एंड द सेकंड पार्ट इज GST। अब GST में जो मुझे पेमेंट मिल रहा है, ओके, ये सेम एग्रीमेंट के बेस पर अगर मैं देखने को जाऊं तो इट इज फॉरेन पेमेंट। व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग इज आई एम नॉट ट्रेडिंग, बिकॉज अगर मैं ट्रेडिंग करूं तो वो उस पर GST नहीं लगेगा। ओके, बट ये ट्रेडिंग नहीं है, मैं मेरे पैसे तो लगा नहीं रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो फिर लॉ, इंडियन लॉ मेरे को पकड़ लेगा कि मैं ट्रेडिंग कर नहीं सकता बाहर के मार्केट में अपने पैसे लगा के। तो मैं ट्रेडिंग कर नहीं रहा हूँ, मैं उनके अकाउंट्स को हैंडल कर रहा हूँ। तो जो ये मुझे मिल रहा है, ये इट इज काइंड ऑफ सर्विस फी। मैं उनके अकाउंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, उसको मुझे पेमेंट दे रहे हैं वो। सो GST एक्ट के अंडर ये एक एक्सपोर्ट, ये सर्विस आ जाएगा। एक तो होता है गुड्स, एक होता है सर्विस, तो ये एक सर्विस आ जाएगा। अभी ये पर्टिकुलर जो सर्विस है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का जो डेफिनेशन है उसके अंदर फिट बैठता है। एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करके एक डेफिनेशन है जिसपे जो जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब वो सर्विस है उस पर GST भी है, एप्लीकेबल है, बट एट द रेट ऑफ 0%। इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, मतलब उस पर GST नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, GST है बट एट द रेट ऑफ 0%। इसका एक मतलब
गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इसका एक रीजन है कि आज जो 0% है, कल जाके उनको अगर वो परसेंटेज को चेंज करना है तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो 0% है। सो अब जब मैं जो सेल कर रहा हूँ वो जीएसटी के एक्ट के अंडर आ रहा है एंड जीरो रेटेड सप्लाई है एंड इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब मैं मेरे स्टेट से बाहर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेदर इट इज इन एनी अदर स्टेट और आउटसाइड कंट्री, मेरे स्टेट के बाउंड्री के बाहर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड इट इज जीरो रेटेड, देन इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड अंडर जीएसटी एक्ट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स और जीएसटी पूरे लिंक्ड है, इनकम टैक्स वाला डेटा चले जाएगा यहाँ पर जीएसटी में, और मुझे आ जाएगा नोटिस कि आपका जब यहाँ पर टर्नओवर, अभी जैसा कि ये मैं आपको जून मंथ पे बता दूं 42,50,000, बोलेगा आपका टर्नओवर 42,50,000 है बाय वे ऑफ सर्विस तो 20 लाख के ऊपर जाएगा तो आपका टैक्सेबल है। तो आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया बताया, तो वहां पर फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज मेरे स्टडी पहले हो चुकी थी, तो मैंने जब मेरा पीए अकाउंट फाइनल हो गया कि हाँ मुझे पैसे आने वाले थे, तभी मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया। मेरा इससे पहले पर्सनल जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर था, प्रैक्टिसिंग था, वहां पर मेरा पर्सनल नहीं था। सो मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया एंड इसको, ये पर्टिकुलर जून के सर्विसेज को एज अ जीरो रेटेड सप्लाई, जीएसटी के और वेबसाइट पर कुछ एक एप्लीकेशन करना होता है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, वो सारे एप्लीकेशन किए, 1 या 2 दिन में हो जाता है एंड इनको एज अ जीरो रेटेड सप्लाई डिक्लेयर करना होता है कि यस वी हैव provided this service to someone outside India and which comes under zero rated supply। ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन के अंडर आता है। तो जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में आता है तो यहाँ पर जीएसटी को भी सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है और इनकम टैक्स में तो हम डिक्लेयर कर ही रहे, जो 42,50,000 आया है वो एज अ टर्नओवर। उसमें क्या देगा फिर, लाइक कितना परसेंट आता है? बताता हूँ। तो जीएसटी वाला तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर मुझे जीएसटी भरने की जरूरत है, अभी जीएसटी वाले मेरे पीछे नहीं आएंगे। अब इनकम टैक्स में अगर मैं ये जो 42,50,000 है, मैं अगर की बात कर रहा हूँ कि अगर ये मेरे इंडियन मार्केट से होते या फॉरेन मार्केट से भी ये एक्सनेस या उस वाले वे से होते जहां पर मैं खुद के पैसे लगाकर ट्रेड करके पैसे कमा रहा हूँ, देन इट वुड हैव बीन अ ट्रेडिंग इनकम। अब जब ट्रेडिंग इनकम है तो इसमें जो आपका इनकम है सिंपल आपको सीधा वो पूरा आपका इनकम गिना जाएगा और छोटे मोटे कुछ आप एक्सपेंस आपने क्लेम कर लिए तो कर लिए, जो भी आपके इंटरनेट ऑफिस ये एक्सपेंसेस है, एंड उसके बाद आपको बचे हुए पे आपको सीधा टैक्स भरना पड़ेगा। अब जब अमाउंट इतना बड़ा है तो मैं वो जो नीचे वाली स्लैब्स है 5, 10, 15, 20 उस पे नहीं जाता हूँ, सीधा हायर स्लैब पकड़ता हूँ 30% पे आपको मैं मतलब सीधा मैक्सिमम साइड ले रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए आपको 30% एग्जांपल है कि आपको 30% सीधा टैक्स आएगा। तो समझ लीजिए अगर 50 लाख भी है तो 50 लाख इंटू 30% 15 लाख आपको टैक्स आ जाएगा। उतना नहीं आएगा पर समझ लीजिए उतना आएगा, हिसाब से कटता जाएगा। हाँ, स्लैब के हायर स्लैब के हिसाब से समझो 15 लाख आ जाएगा। तो ये होएगा 100% वैसे ही होना था। बट यहाँ पर जो मुझे इनकम है वो ट्रेडिंग इनकम नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये सर्विस फी मिल रही है। ओके, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर। तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंडर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड जो मुझे पेमेंट आ रही सारी की सारी बैंकिंग चैनल से आ रही है, एंड जब सारी की सारी पेमेंट बैंकिंग चैनल से आ रही है एंड इट इज फॉर एज अ कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, ये मेरा कोई प्रोफेशनल फी भी नहीं है। जरूरी नहीं मैं सीए हूँ या कोई एक 9th पास बच्चा भी ये सेम चीज कर सकता है। तो प्रोफेशनल होने की वजह से ये मैं सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। ओके, सो ये कोई प्रोफेशनल इनकम भी नहीं, तो एक रहता है प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपने इनकम को डिक्लेयर करने का, इनकम टैक्स में एक होता है। तो वहां पर आपको शायद पता होगा उसके बारे में। हाँ, तो वो 44 AD करके एक सेक्शन रहता है। तो वहां पर अप टू अगर करंटली जो सीनियर है, अगर आपका अप टू 3 CR तक जो आपका रिसिट्स है वो आता है ऑल थ्रू बैंकिंग चैनल, तब तक आप अपने इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को। ओके, तो यहाँ पर मेरा एक मंथ में, भले जून मंथ मेरा बहुत अच्छा गया, जुलाई मंथ में मैंने बहुत गलतियां की, उस पर मैं आगे आऊंगा। प्रिजम्पटिव में कितना परसेंट लेते हैं वो भी बता दीजिए। जी, प्रिजम्पटिव पे सीधा प्रिजम्पटिव होता क्या, प्रिजम्पटिव का नाम ही है प्रिजम्पटिव, मतलब एज्यूम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट बोल रहा है अगर आपका 3 करोड़ के नीचे टर्नओवर है ना, आपका एक्चुअल में कितने में खरीदी किया, कितने में और खर्चे किए, हमें उतने में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका पूरा का पूरा बैंकिंग चैनल से थ्रू आया है तो आप सीधा आपका टर्नओवर का 6% को प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए और उसके ऊपर टैक्स भरिए। जी। एंड अगर आपका बैंकिंग चैनल से नहीं है देन आप 8% तक आप डिक्लेयर कीजिए, प्रॉफिट कीजिए। तो फिर वो जो टर्नओवर का 3 करोड़ का लिमिट है वो भी 2 करोड़ हो जाता है। बट मेरा तो बैंकिंग चैनल है तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ये ट्रेडिंग मोटा मोटी आपने 1 करोड़ लिया तो 6% होता है 6 लाख आपका इनकम मानता है।
उस हाँ। 6 लाख में आपको 30% जो भी टैक्स स्लैब में बैठता है, जो भी 6 लाख टैक्स में में बैठेगा आपको देना है इनकम भरना है। तो और ऐसा जो होता है। करंट ईयर चल रहा है, हाँ जो करंट ईयर चल रहा है इसमें अभी जो मेरे को नेक्स्ट ईयर टैक्स भरने आएगा उसमें आपका अगर 12 लाख तक इनकम है तो आपको, इंडिविजुअल के केस में बात करो, 12 लाख तक इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स भरने नहीं आने वाला है। हम्म। ओके, तो मैं अगर 3 CR तक भी अगर टच करता हूँ, अभी तक किया नहीं है मैंने ये प्रोफॉर्म के थ्रू, अगर मैं करता भी हूँ इवन देन मुझे मुश्किल से 2-4 लाख भरने को आएगा टैक्स। बट वही अगर 3 CR एंड 1 रुपी मेरा टर्नओवर टच हो जाता है, 1 रुपी, तो मैं प्रिजम्पटिव में कर नहीं सकता हूँ। तो मुझे प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके अपने जो भी मैं प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो सीधा समझ लीजिए Okay. उसके सामने क्या खर्चे बताऊंगा मैं, तो सीधा 3 करोड़ पे वन क्वेश्चन, जी 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 जब 3 साल ये जो लिमिट का बात आया, हम्म। इज इट लिमिटेड टू फाइनेंशियल ईयर और इज इट लिमिटेड टू द लाइफ टाइम? फाइनेंशियल ईयर, इट्स फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च। ओके ओके। हाँ, तो अगर यही मेरा अगर 3 करोड़ 1 रुपी हो जाता है, अभी तक मैं 3 करोड़ से दूर हूँ, जस्ट मैं मेरा स्टडी है वो बता रहा हूँ, क्योंकि आपने टैक्सेशन वाला पार्ट पूछा है। तो 3 करोड़ 1 रुपी अगर मैं टच करता हूँ इन दैट सिनेरियो, मेरा सीधा मुझे जो भी मैं प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूँ उसको मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉफिट है। तो जो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 3 करोड़ मेरा टर्नओवर है, जो मेरा बाहर से पैसे आए वो मेरा टर्नओवर है, ओके, रेवेन्यू है, एंड इसमें से मैं मेरे खर्चे निकाल दूं एंड मैं बोलता हूँ कि मेरा प्रॉफिट है ना सिर्फ है ना 25 लाख की, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूँ, तो मुझे 2.75 करोड़ का एक्सपेंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिजम्पटिव नहीं चलेगा, एजम्पशन प्रिजम्पशन वो सब नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल में प्रूव करना, और वो प्रूव करने का कोई है ही नहीं। मेरे गिना मिला जुला के मैं ज्यादा से ज्यादा ये जो मैंने प्रोफॉर्म में पेमेंट किए होंगे जो अकाउंट्स बाय करने के लिए, वो सारे शायद 10, 15, 20, 3 करोड़ जब टच करूंगा शायद 20-1 लाख हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख पकड़ दीजिए, तो भी मुझे 2.75 पर टैक्स भरना पड़ेगा। 2.75 का 30% आप पकड़ लीजिए, 2.75 इज द इनकम, 2.75 का आप 30% पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 80 लाख के 80 to 90 लाख के बीच में आ जाएगा। कहाँ पर मुझे 3 करोड़ पर, अगर 3 करोड़ के अंदर हूं तो मुझे 2-2.5 लाख, मतलब 3 करोड़ पे 6% 18 लाख का इनकम अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ, समवेयर अराउंड 2-2.5-4 लाख के आसपास मुझे टैक्स आएगा। एंड 3 करोड़ एंड 1 रुपी होता है तो सीधा 90 लाख ऑलमोस्ट। तो इतना डिफरेंस है, ये चीज है। तो मुझे नहीं लगता मैं 3 करोड़ तक पहुंचूंगा, अगर पहुंच भी जाता हूं तो फिर मैं अपने वे से उसको किसी तरीके से लीगल वे से उसको मैनेज करूंगा। हाँ, ओके, सो दैट्स योर थिंकिंग। यस, ओके, दिस इज माय स्टडी। ये सब स्टडी के बेस पे मैं अंदर घुसा प्रोफॉर्म में, अदरवाइज मैं नहीं घुसता अगर ये रास्ता नहीं मिलता तो। ओके, वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू। आप तो चलिए लाइक एपेक्स में कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग लाइक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या फिर कैसा भी करता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट एपेक्स फर्म, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मेरा वो नहीं है इतना ज़्यादा, मैं फॉरेक्स और गोल्ड पे ही जानता हूँ। तो ना हम लोग का फॉरेक्स या फिर जो आपका गोल्ड होता है उसका जो ज़्यादा प्रॉफर्म है, मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफर्म, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द प्रॉफर्म यूजेस द राइस प्लेटफॉर्म, RISE बोल के एक तो राइस प्लेटफॉर्म। आई हैव हर्ड अबाउट इट, यस। ना उसमें क्या होता है, राइस में एक बार लेने के बाद उसी राइस के अंदर से आप या तो बैंक में ले सकते हैं डायरेक्टली स्ट्रेट अवे, या तो इफ़ यू आर टेकिंग वाया क्रिप्टो में आप ले सकते हैं, क्रिप्टो या फिर बैंक में ले सकते हैं। नाउ बैंक पे काफ़ी लोगों ने लिया है, सेफली आया भी है, बट काफ़ी लोगों का ऐसा भी हुआ है कि लाइक बैंक ही फ्रीज हो गया, समझ रहा है। तो एंड उसका रीजन क्या दिया उन्होंने? रीज़न इस वही कि लाइक जो P2P होता है ना, लाइक जो राइस वाला जो ऑपरेट करता है ना अंदर में, जिसपे मैं वो B2P करता है, पार्टनर है अंदर पे कोई ऐसा कुछ, ओके, तो दैट बिकम्स क्वाइट रिस्की आउट देयर। सो दैट्स वाई लाइक हम लोग सजेस्ट करते हैं कि क्रिप्टो से ही लीजिए, एंड लाइक क्रिप्टो को कोई एक टू सेफ वाला, एक टू ट्रस्टवर्दी आदमी को सेल करिए। ओके, नाउ बात यहाँ पे ये आता है कि लाइक ले रहा है, लाइक हम लोग क्लाइंट्स लोग कर रहा है ऐसा, एंड लाइक दे आर लाइक सेफली रिसीविंग, एंड लाइक बैंक भी फ्रीज कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी टैक्सेशन का वहाँ पर झमेला आ रहा है, अभी क्रिप्टो आ गया बीच में, क्रिप्टो आ गया बीच में। नाउ क्रिप्टो हम लोग सेल कर रहे हैं, लाइक इट डजंट हैव टू शो इन क्रिप्टो ऑलवेज, लाइक कुछ भी अलग इनकम करके दिखाता है, लाइक दैट इज डिफरेंट थिंग। आई जस्ट वांट टू आस्क योर व्यू ऑन दिस थिंग। मान लो कि लाइक एक आदमी आया, $12-13 हज़ार हमको सेल करके किया,
हम हाँ। उसको कैश दे दिया या फिर कैश से डिपॉजिट करा दिया या फिर लाइक बैंक से ट्रांसफर करके दे दिया ना, वो आदमी का क्वेश्चन ये है कि हाउ डू ही फाइल द टैक्स। आपने उसको पेमेंट किया है ना, आपने उसको क्या पेमेंट किया? मान के चलता हूँ, चलिए लाइक हाँ यस एक हाँ किया, हाँ, like ए ने बी को डॉलर दिया, पर्सन बी ने दिया डॉलर, ओके हम दोनों ही पकड़ के चलिए, यस आपने मतलब यूएसडीटी दे दिया मेरे को $12,000, मैंने Yes. आपको पेमेंट किया कैश में, Transfer कर। सीडीएम कर दिया, लाइक सीडीएम ज़्यादा लेते हैं आदमी लोग, तो सीडीएम कर दिया या फिर मैंने आपको मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, बट सेफ वाला पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया है ना, आप कैसा टैक्स फाइल करेगा उसमें? अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किया है तो बहुत अच्छी बात है, कैश डिपॉजिट किया है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर मैं आपको सच कहूँ तो ये वाले पार्ट पे मैं क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जो ये पूरा क्रिप्टो वाला पार्ट, बाइनेंस वाला पार्ट, यूएसडीटी, ये सारी जो चीजें, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ। अगर ये चीज होती, अगर मुझे इसमें ही काम करना होता तो शायद मैं प्रॉफर्म में घुसता ही नहीं। तो मैंने इसके ऊपर अपना रिसर्च नहीं किया सच कहूँ तो मैं शायद उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा ज्यादा बेटर। मैंने उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं मैंने उस पर एक्चुअल में ध्यान नहीं दिया है। हाँ, ये जो परफॉर्मेंस जो मेरा वाला पार्ट जो मैं कर रहा हूँ उस पर आप मुझे कुछ भी पूछोगे तो यस, जो मुझे कहीं ना कहीं हिट कर रहा है तो मैंने उस पर अपना रिसर्च करके रखा हुआ है। ये वाला पार्ट पे मैंने रिसर्च किया ही नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया लगा तो मैं दूर रहा। ओके 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 फाइन फाइन। तो ऑनलाइन आएगा तो कैसा जस्टिफाई कर सकता है फिर? ऑनलाइन आएगा तो सामने वाला जो पेमेंट कर रहा है, पहली बात आप जैसे कि मुझे अगर पेमेंट कर रहे हो, ओके, मुझे पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसको आप सीधा सीधा एज वापस सर इसमें आप उसको ट्रेडिंग इनकम सामने वाला नहीं बता सकता है। अगर वो ट्रेडिंग इनकम बता, उसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा, ओके, एंड ये किस इनवॉइस रेस करना पड़ेगा प्रॉपरली, हर एक चीज। जो आगे से पेमेंट आ रहा है, जो भी प्रोफॉर्म से, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, इनका कोई डॉक्यूमेंट रेज होता है मतलब आता है तो? हाँ, प्रोफर्म से जब फंडेड अकाउंट इनको मिलता है तो कोई ऑब्वियसली वो तो एग्रीमेंट बनता है, जैसे एफएक्स में बन रहा हो तो हर जगह में बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट बनता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर एक बेस बन सकता है ये डिसाइड करने के लिए, टैक्सेशन डिसाइड करने के लिए। मैं मतलब ये जो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% श्योर नहीं हूँ, जस्ट मैं अभी एज ऑफ द मोमेंट सोच कर बोल रहा हूँ। अगर वहां से पेमेंट आ रहा है, ओके, मेन तो पेमेंट करने वाला प्रोफॉर्म है, तो उनके डैशबोर्ड पर सब कहीं ना कहीं दिखता होगा कि ये उन्होंने सो एंड सो $12,000 मुझे पे किए, ओके, एंड ये $12,000 मैंने आपको पेमेंट करके मैंने अपने अकाउंट में INR फॉर्म में लिया। सर मैं उसको सेम कॉन्ट्रेक्चुअल, हाँ, अगर वहां पर मुझे एज अ कॉन्ट्रैक्टर दिखा है तो मैं एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम दिखाऊंगा अपने बिजनेस का, ओके, एंड और किसी वे में दिखा रहा है, अगर कमीशन दिखा रहा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब नहीं दिखाना चाहिए सामने वाले, मुझे नहीं लगता प्रॉपर मुझे एज अ कमीशन पे कर रहा है वैसे दिखाएगा। ट्रेडिंग इनकम भी नहीं दिखाएगा, ये जैसा मैं सेम शो कर रहा हूँ सेम मैं भी वही शो करूंगा, जैसा मैं एपेक्स के केस में शो कर रहा हूँ सेम वही शो करूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम मैं मतलब मैं रहूंगा एज ऑफ नाउ, जो मेरे सामने फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखते हुए मैं वही करूंगा, कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम दिखाऊंगा स्ट्रेट अवे। एंड जो मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ये इसका मैं पूरा ट्रैक रखूंगा कि यस ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल $12,000 फॉर एग्जांपल समझो 9-10 लाख रुपए जो भी मेरे अकाउंट में आए INR फॉर्म में, तो उसका प्रॉपरली ट्रैक रखूंगा कि यस ये फॉर एग्जांपल फायर्स करके प्रोफॉर्म है, वहां से मेरे उन्होंने मुझे पेमेंट किया है, उसका ये स्क्रीनशॉट है, उनका ये एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट के बेस पे उन्होंने मुझे पेमेंट किया है, एंड यही पेमेंट मैंने पर्सन ए के अकाउंट में $12,000 मैंने उनको ट्रांसफर किया है, जो मेरे बीच में उनका कम्युनिकेशन उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखूंगा, एंड जो वहां से पेमेंट आ रहा है उसका जो कन्वर्जन रेट जो भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुआ है कन्वर्जन रेट से रिलेटेड, वो उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करके जो मेरे अकाउंट में फाइनली क्रेडिट हुआ है वो पूरा का पूरा मैं अपने सेफर साइड में रहने के लिए उसका हर एक पेमेंट का एक डॉक्यूमेंट पूरा हमेशा तैयार रखूंगा, क्योंकि कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी बाद में आप ये सारी चीजें नहीं ढूंढ पाओगे लास्ट मोमेंट पे। अगर कभी आगे जाके कितने साल के बाद आएगा पता नहीं, आपको कभी भी आ सकता है कोई भी नोटिस, जीएसटी आपको इनकम टैक्स वाले 4 साल के बाद भेज देंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसा है, ओके 4 साल तक भेज सकते हैं। तो मैं जैसा अभी मैं एपेक्स के केस में सब कुछ क्लियर होने के बाद भी हर एक चीज का प्रॉपर, हर एक पेमेंट का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखा हूं। इनकम टैक्स वालों को या जीएसटी वालों को थोड़ी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर उनको डाउट आया तो पूछेंगे, और पूछेंगे, उनका काम है पूछना, हक है पूछना, वो पूछेंगे तो मुझे एक्सप्लेन करते आना चाहिए।
एंड मुझे पता है मैं कुछ इलीगल नहीं कर रहा हूँ। ये अगर फायर वाला भी पार्ट होता, जैसा आपने एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको डॉलर ट्रांसफर किया, आपने मुझे INR, तो यहाँ पर हमने कोई इलीगल वे से पैसा तो कमाया है नहीं, हमारे मेहनत से कमाया हुआ है। ओके, तो इसको आप जस्टिफाई कर सके तो और कोई बात नहीं है फिर। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हर एक जो भी क्वेश्चन आगे जाके रेज हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंटेशन में रेडी रखूंगा, एंड इसको सेम वही जो मैंने प्रिजम्पटिव बेसिस पे शो करना, वही सारे वे से मैं शो करूंगा। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, मेरे पास अकाउंट में पैसे आए हुए रहने चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए हुए रहने चाहिए। ओके ओके। जो CDM में कैश डिपॉजिट नहीं चलेगा। कैश डिपॉजिट जो कह रहे थे कि मैंने आपको डॉलर ट्रांसफर कर दिया, आप कैश डिपॉजिट कर दे मेरे अकाउंट में, दैट इज नॉट गुड। नहीं, उसको मतलब कुछ ना कुछ करके जस्टिफाई करने का तरीका होता है फिर कैश डिपॉजिट को ना, हाँ कर सकते हैं Yeah. आप जो चाहे बिजनेस। For example, I'm just giving you an example. Okay, there is person A. Okay, now वो prop trader भी है एंड उसका एग्रीकल्चर का बिजनेस भी है घर में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिमाग में यही आया था। हाँ, एग्रीकल्चर में तो टैक्स नहीं लगता है। नहीं लगता है। तो अभी प्रॉप ट्रेडर भी है, उसने ले लिया क्रिप्टो से। अभी क्रिप्टो को तो पूरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट से घुमा सकता है एकदम, बिल्कुल, किसी को दे दिया, CDM कराने लगा दिया, तो उसको तो मतलब एग्रीकल्चर इनकम बोल के दिखा सकता है, आराम से दिखा सकते हैं। बिल्कुल, और उसमें रिस्क बताऊं? व्हाट इज द रिस्क, टेल मी। हाँ, जेन्युइन केस है, कुछ ही टाइम पहले का, मेरे सर्कल में एक को आया हुआ है और उसके काम चालू है इसी बेसिस पर। उनका ये क्रिप्टो एंड एवरीथिंग से रिलेटेड चीज नहीं था, उनका एक्चुअल में एग्रीकल्चर इनकम है। जब आप एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हो तो आपके पास, आप एज अ शेतकरी मतलब फार्मर आप होने भी चाहिए ऑन डॉक्यूमेंट्स, आपके पास फार्म वाला लैंड भी होना चाहिए। ओके, एंड अभी एक पर्टिकुलरली केस है जहां पर बहुत सारा कैश डिपॉजिट उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में आया हुआ था। इनकम टैक्स में केस ओपन हुआ है एंड फर्स्ट लेवल से, फिलहाल फर्स्ट लेवल पर ये इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो एकदम AO लेवल होता है, असेसिंग ऑफिसर, उस लेवल पर है। एंड वहां पर उसने जैसे कि मैंने डिक्लेयर किया मेरा एग्रीकल्चर इनकम है 80 लाख फॉर एग्जाम्पल पूरा साल का, तो 80 लाख, अच्छा आपका 80 लाख है तो आपका आप पास कितना जमीन है, फार्मलैंड वो बताए, कितना स्क्वायर फीट है, मतलब 7-12 बताए पूरा, मतलब जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से आपके नाम पर है क्या जमीन या आपकी फैमिली के नाम पर, कितना एरिया है, और वहां पर आप कौन से सीजन में कौन सा ये कल्टीवेशन करते हो, और वो कितने एक पर्टिकुलर 1 गुंठे में या 1 एकड़ में कितना कल्टीवेशन होता है, तो उसका कितना प्रॉफिट होता है, वो सारा उस तरीके का कैलकुलेशन मांगा है। तो अगर वो नजर में आ जाता है, आप एग्रीकल्चर इनकम या वैसा कुछ भी दिखा रहे हो और वो नजर में आ जाता है, तो क्या ये एक्सप्लेन कर पाओगे? ये भी चीज को ध्यान में रखते हुए करना, और 100% नहीं कर पाएंगे अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअल में नहीं है वो, तो एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होगा। तो उससे बेटर है, आई एम नॉट सजेस्टिंग और समथिंग लाइक, नहीं एक वे है, सजेस्ट नहीं, ऐसा बहुत लोग करते हैं, वैसा करते हैं लोग। एंड नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे एग्रीकल्चर ही नहीं, देयर इज लाइक मेनी बिजनेसेस। से फॉर एग्जांपल आपका घर का कोई दुकान चला रहा है, आप अपना लाइक नॉर्मल हार्डवेयर का शॉप है या ऐसा कुछ, जस्ट मान लो, तो उसमें भी मतलब ऐसा CDM लिया वाला जो भी क्रिप्टो सेल करके उसको उसी को दिखा देता है। कोई सुनारी है जो आपका सोना का वो बनाता है ज्वेलरी, वो लोग भी ऐसा करके पैसा वो घुमाता है इसमें, बरोबर। तो ऐसा भी करता है, लाइक वी आर नॉट सजेस्टिंग और समथिंग, लाइक वी आर जस्ट दिस आर द वेज पीपल आर डूइंग एंड ऑल। एंड ऑब्वियसली लीगल वे, तो देयर इज लीगल वे प्रॉपरली, एकदम जो हिम्मत जी ने बताया है यहाँ पर, दैट इज द लीगल वे। वही सर, अगर टैक्स भर के शांति एकदम सुकून में रहना है तो आप उसको कंसल्टिंग या सर्टेन, मतलब अगर ट्रेडिंग वाला वो कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम नहीं दिखाना है, मेरे हिसाब से तो वही दिखाना सबसे बेस्ट है कि एक्चुअल में वहां से पैसा आया है। कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम मतलब अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, आप कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है उतना सब जस्टिफाई नहीं करना होता है वहां पर इनकम टैक्स के ITR फॉर्म में। तो आप वो इनकम दिखाए, उसके ऊपर 6 या 8% जो भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज बैठता है उसके हिसाब से प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स आता है वो टैक्स भरिए और खुशी रही है। अभी आप एग्रीकल्चर इनकम इंसान दिखाने को क्यों जाता है? क्योंकि उसको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं होता है। एग्रीकल्चर इनकम दिखाएगा, इनकम टैक्स भरने को नहीं आएगा, पर उस वजह से आगे जाके जब एक्सप्लेन करने को कहेंगे और नहीं कर पाओगे तो जितना आपने बचाया है ना उससे कई गुना ज्यादा आपको जाएगा। तो थोड़ा सा टैक्स भर के खुश रहो। ट्रू, दैट इज द थिंग। तो टैक्सेशन के रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, हिम्मत जी ने काफ़ी अच्छा से समझा दिया है, लाइक किस तरह से टैक्स
बढ़ा जाता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑन लाइक व्हाट आर द लाइक पीपल यूज यू नो लाइक इस तरह का करता है जो घुमा करके वो भी। दिस इज माय रिसर्च, disclaimer. Okay. Do your own research. Please do your own research. This is not a financial advice or something. Yeah, ऐसा मतलब करता है like this is the thing. So Himatjit, I think like we can wrap up with this podcast. Thank you very much for joining in. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. And you are a trader also. Like आप एक तो CA का भी प्रैक्टिस करता है तो you know like काफ़ी अच्छा से मतलब मैच करता है जो क्वेरीज जो है तो काफ़ी अच्छा समझ सकता है ना. So that was awesome. This was the awesome podcast. I'm sure like this podcast काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा. अगर इतना तक देखा है तो like काफ़ी दिमाग खोल जाएगा. देखते लोगों का फायदा हो तो अच्छी बात है जी. Thank you very much Himatjit.